हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का 30 तारीख को है। ठीक है, देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो सबसे पहले आपको ये बात जानना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। जैसे मान के चलो, मेरा घर है, मेरे पास कार है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास बंगलो है, तो ये सब क्या है, टेंजिबल प्रॉपर्टी है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। दूसरा होता है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का मतलब है जिसे हम देख नहीं सकते। जैसे मैंने मन में कोई कहानी बनाया, ठीक है, उसको मैंने लिखा, तो मन में जो मैंने कहानी बनाया वो कोई देख सकता है कि क्या कि मैंने कौन सी कहानी बनाई, मेरे मन में क्या चल रहा है, तो मेरे मन से क्रिएट होता है। जो इंटेलेक्चुअली क्रिएट किया जाता है माइंड से, उसको बोला जाता है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। ठीक है, टेंजिबल प्रॉपर्टी से डील करने के लिए हमारे पास लेजिस्लेशन के तौर पर है सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ठीक है, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी से डील करने के लिए हमारे पास है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके अंदर 5 तरीके के प्रॉपर्टी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। सबसे पहला है आपका पेटेंट, दूसरा है आपका कॉपीराइट, तीसरा है आपका ट्रेडमार्क, चौथा है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और पांचवा है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझते हैं क्या होता है। आपके माइंड से क्रिएट किया गया कोई प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मेन 2 भागों में बांटा गया है। एक है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है लिटरेरी प्रॉपर्टी। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर आपके 4 प्रॉपर्टी को कवर किया गया है। सबसे पहला है आपका पेटेंट, दूसरा है ट्रेडमार्क, तीसरा है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और चौथा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये चारों चीज़ें जो है कवर की गई हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। दूसरा है आपका लिटरेरी प्रॉपर्टी। लिटरेरी प्रॉपर्टी में आपका कॉपीराइट आता है, ब्रॉडकास्टिंग राइट आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आपके जो सिलेबस में है उसमें 5 चीज़ें कवर की गई है मेनली। सबसे पहला है आपका पेटेंट, दूसरा है आपका कॉपीराइट, तीसरा है आपका ट्रेडमार्क, चौथा है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और पांचवा है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आज पेटेंट के बारे में। पेटेंट क्या होता है? तो पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है जो कि गवर्नमेंट देता है किसी इन्वेंटर को उसके किसी किए गए इन्वेंट के लिए। ठीक है, तो वो होता है पेटेंट। पेटेंट मिलने के बाद इन्वेंटर के पास क्या राइट आ जाता है? तो पेटेंट मिलने के बाद किसी भी इन्वेंटर को उसको यूज करने का, उसको कॉपी करने का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसको सेल करने का, अगर कोई इन्फ्रिंज करता है तो उसके ऊपर केस करने का पूरा अधिकार जो है पेटेंट के माध्यम से उस इन्वेंटर को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद पेटेंट में आपको क्या सीखना चाहिए? तो इसके बाद आपको ये सीखना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे इन्वेंशन हैं जिसको पेटेंट किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन हैं जिसके ऊपर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन है जो पेटेंटेबल नहीं है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल रिलेटेड अगर आप इन्वेंशन करते हो तो उसका पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। दूसरा है एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड अगर आप इन्वेंशन करते हो तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। अगर रीअरेंजमेंट करते हो किसी भी एग्जिस्टेड इन्वेंशन का तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। और पब्लिक हेल्थ को अगर इंश्योर करने वाला कोई भी इन्वेंशन है तो आपको उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद सर्जिकल रिलेटेड अगर आप इन्वेंशन करते हो तो आपको उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। और लास्ट है इन्वायरमेंट रिलेटेड अगर आप कोई इन्वेंशन करते हो तो उसका भी पेटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ पेटेंट। पेटेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है, किस चीज़ को पेटेंट मिलेगा, किस चीज़ को पेटेंट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नोवेल्टी के बारे में। ठीक है, कोई भी आपने इन्वेंशन किया है तो वो नया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले से कुछ था आपने उसी को रीअरेंज किया, उसी को मॉडिफाई किया और आपको पेटेंट मिलेगा। नहीं, समथिंग न्यू, आपने जो भी बनाया है वो नया होना चाहिए। ठीक है, नोवेल्टी होना चाहिए तो आपको वो पेटेंट मिलेगा। दूसरा एसेंशियल है इसका यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। आपने कोई भी इन्वेंशन किया है तो उसका उपयोग होना चाहिए लोगों को। ऐसा नहीं कि आपने बनाया और उसका कुछ उपयोग ही नहीं है आज के दौर में। ठीक है, तो उसका भी आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। एसेंशियल है कि वो यूटिलिटी उसकी होनी चाहिए।
तीसरा है आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। आपने जो भी पेटेंटेड इन्वेंशन किए हैं उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, लोगों को यूज होना चाहिए, लोगों के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बनाया और खुद के पास रख लिया, नहीं, ये गलत है। आप अगर आपने कुछ इन्वेंशन किया है तो वो पीपल एट लार्ज जो है उसका उपयोग करना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉन ऑब्वियस। नॉन ऑब्वियस का मतलब होता है कि पहले से कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो आप सेम नहीं होना चाहिए। आपने अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपने बहुत सारा चेंजेस किया हो, अपने दिमाग से उसको बनाया हो, ठीक है, वो ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। तो नॉन ऑब्वियसनेस उसमें होना चाहिए तो वो पेटेंटेबल हो सकता है। अभी हम समझने वाले हैं पेटेंट एक्ट में पेटेंटी का राइट क्या होता है और ड्यूटी क्या होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। तो पेटेंटी का राइट क्या है? सबसे पहला है राइट टू यूज, राइट टू डिस्ट्रीब्यूट, राइट टू सेल, राइट टू असाइन, राइट टू लाइसेंस, राइट टू sue का मतलब केस करने का अधिकार, ठीक है। तो ये सब जो राइट है ये आपके किसी भी पेटेंटी को ये मिलता है जब उसको पेटेंट दिया जाता है। अब ड्यूटी क्या है पेटेंटी का? तो आपको पता है जब आप एप्लीकेशन करते हो पेटेंट के लिए तो उसका एक एप्लीकेशन होता है जिसका कुछ फीस होता है, ठीक है। तो ये ड्यूटी है किसी भी पेटेंटी का कि वो स्टैट्यूटरी फीस भरे। दूसरा, जब वो पेटेंट लेने के लिए जाता है तो उसको पूरा डिस्क्लोज करना पड़ता है कि उसका इन्वेंशन क्या क्या चीज़ों से बना है, क्या क्या उसने इसमें मेजर्स अपनाए हैं, क्या क्या इन्वेंटिव स्टेप्स रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा ड्यूटी है कि ड्यूटी टू डिस्क्लोज एवरीथिंग, ठीक है। तीसरा है आपका ड्यूटी टू रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। जब आप एप्लीकेशन करते हो तो आपको अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि सर आप हमारे एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन करें, कहीं पे गलती है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। चौथा है उनका ड्यूटी है ड्यूटी टू क्लियर ऑब्जेक्शन। अगर किसी भी पेटेंटी को पेटेंट के लिए एप्लीकेशन किया है और अगर एग्जामिनेशन के बाद पब्लिकेशन होता है और उसमें कहीं पे ऑब्जेक्शन रेज होता है तो ये पेटेंटी का ड्यूटी है कि वो उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करें, ठीक है। फोर्थ टाइप का ड्यूटी होता है ड्यूटी टू नॉट मिसयूज, ठीक है। अगर आपको पेटेंट मिल गया तो आप उसका मिसयूज ना करें, यह आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है आपका ड्यूटी टू गेट इनटू मार्केट। अगर आपको पेटेंट मिला है तो ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में उसका इस्तेमाल करें, बाकी दुनिया के लिए वो बना ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको पेटेंट मिलता है तो उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको मार्केट में उसको उतारना है, हर जगह उसको देना है, ठीक है। तो जो है वो ये आपकी ड्यूटी होती है। अब हम समझने वाले हैं पेटेंट के लिए प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होता है पेटेंट लेने के लिए? तो सबसे पहले आपको सर्च करना होता है, ठीक है। इसके बाद आपको एक प्रोविजनल एप्लीकेशन करना होता है कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इन्वेंट कर रहा हूँ, इन्वेंशन पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसके 12 महीने के बाद आपका जब कंप्लीट हो जाता है तो आप 12 महीने के बाद एक कंप्लीट एप्लीकेशन करते हो कि अब मुझे इसका पेटेंट चाहिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन। जब आपका एप्लीकेशन जमा हो जाता है तो उसका एग्जामिनेशन किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। जब एग्जामिनेशन हो जाता है तो इसके बाद जो है अथॉरिटी वो पब्लिकेशन करता है, ठीक है, कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो रेज करे। तो जैसे ही पब्लिकेशन होता है उसके बाद ऑब्जेक्शन क्लियर सेशन होता है। इसके बाद जिसको भी ऑब्जेक्शन रहेगा वो जाके ऑब्जेक्शन क्लियर करेगा, रेज करेगा और जो पेटेंटी है उसको क्लियर करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्शन को। ऑब्जेक्शन क्लियर होने के बाद जो है अथॉरिटी उनको ग्रांट कर देता है पेटेंट। पेटेंट के लिए प्रोसीजर में सबसे पहले है आपको सर्च करना है, दूसरा फिर प्रोविजनल एप्लीकेशन करना है, तीसरा है कंप्लीट एप्लीकेशन, चौथा है एग्जामिनेशन, पांचवा है पब्लिकेशन, छठा है ऑब्जेक्शन क्लियरेंस, सातवां है आपका ग्रांट, ठीक है। आपको सर्च करने से लेके ग्रांट तक का जो है ये प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं इन्फ्रिंजमेंट के बारे में। इन्फ्रिंजमेंट कब होता है? जब पेटेंट अथॉरिटी किसी को पेटेंट देता है तो पेटेंटी के बिना परमिशन के अगर कोई थर्ड पार्टी उसका यूज और डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो ये इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात यह आती है कि इन्फ्रिंजमेंट कब कब नहीं माना जाएगा। तो इन्फ्रिंजमेंट तब नहीं माना जाएगा
जब वो फेयर यूज के लिए इस्तेमाल किया गया हो, जैसे रिव्यू करते हैं आप, या रिसर्च करने के लिए आपको चाहिए, या आप जो है गुड फेथ में कर रहे हो कुछ, या आप एजुकेशन पर्पज से उसका इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, या आप जो है गवर्नमेंट यूज कर रहे हो, या वो एक्सपायर, आपको पेटेंट मिला था एक्सपायर हो गया उसके बाद आप यूज कर रहे हो, ठीक है, या आपने किसी को फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन कर दिया, मतलब आपने बेच दिया और बेचने के बाद वो बंदा अगर कोई कॉपी पेस्ट करता है तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। तो ये सब जो है इन्फ्रिंजमेंट के श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इन्फ्रिंजमेंट के लिए पनिशमेंट क्या है, इन्फ्रिंजमेंट के लिए आपके पास रेमेडी क्या है। तो जब हम पेटेंट एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें इन्फ्रिंजमेंट के लिए 2 टाइप के रेमेडी दिए गए हैं। पहला है सिविल रेमेडी, दूसरा है क्रिमिनल रेमेडी। सिविल रेमेडी में आपके पास है इंजंक्शन, अकाउंट ऑफ प्रॉफिट और तीसरा है डैमेजेस। इंजंक्शन का मतलब है कि आप उसको रोक लगवा दीजिए जो भी आपका इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है। दूसरा है अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, जिसने भी इन्फ्रिंज किया है उसको जितना भी बेनिफिट हुआ है सब आप क्लेम कर सकते हो। और तीसरा है डैमेजेस, मतलब लॉस, आपको जितना लॉस हुआ है आप वो क्लेम कर सकते हो एज अ कंपनसेशन। तो ये हो गया सिविल रेमेडी। क्रिमिनल रेमेडी में बात करते हैं तो क्रिमिनल रेमेडी में होता है सीजर एंड फोरफीचर, मतलब सामने वाले का जो भी इन्फ्रिंजमेंट प्रोडक्ट है सब आप सीज कर सकते हो और उसको बेच के पैसा ले सकते हो। दूसरा है 6 महीने तक, 6 महीने से उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 6 महीने से शुरू होता है और 2 साल तक का जेल हो सकता है, ठीक है, 6 महीने से 2 साल तक का जेल, और 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है। वाले हैं ग्राउंड ऑफ अपोजिशन। अगर आपने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, ठीक है, तो ऑब्जेक्शन का एक बार समय आता है, अभी हमने आपको प्रोसीजर के टाइम पे बताया था। तो आप किस किस ग्राउंड पर अपोज कर सकते हो, तो अपोजिशन के 6-7 ग्राउंड है जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले होता है नॉट न्यू, नोवल, ठीक है, अगर कोई भी इन्वेंशन नया नहीं है, वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये अपोजिशन का एक मेन ग्राउंड होता है। दूसरा है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर इन्वेंशन का नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्शन का रीजन होता है। इसके बाद ऑब्जेक्शन का ग्राउंड होता है लैक ऑफ यूटिलिटी, जो आपने इन्वेंशन किया है उसकी उपयोगिता ही नहीं है, बहुत रेयर, कम, बहुत लेस लोग जो है उसका उपयोग करेंगे, तो फिर ये लैक ऑफ यूटिलिटी हो गया, तो इसका इन्वेंशन नहीं मिलेगा, अपोजिशन का रीज़न होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका अपोजिशन का एक मेन रीज़न होता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स। अगर आपने एप्लीकेशन किया है और आपने उसमें डिस्क्लोज नहीं किया है कि आपका स्टेप्स क्या रहा है, क्या क्या आपने इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो ये भी एक अपोजिशन का रीज़न होता है। और इसके बाद नेक्स्ट रीज़न होता है आपका प्रोहिबिटेड सब्जेक्ट मैटर। आपने कोई इन्वेंशन के लिए अप्लाई किया है जो कि प्रोहिबिटेड सब्जेक्ट मैटर था, अभी आपको मैंने बताया पीछे कि कौन कौन से इन्वेंशन के लिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, तो वो सारा क्या है, वो प्रोहिबिटेड सब्जेक्ट मैटर है। अगर आपने उस पर इन्वेंशन लेने के लिए गए हो आप, तो ये भी अपोजिशन का रीज़न हो सकता है। पेटेंट से रिगार्डिंग एक केस लॉ भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। केस का नाम है धनपत सेठ वर्सेस नीलकमल प्लास्टिक। इस केस में धनपत सेठ जो होता है वो प्लेंटिफ होता है, नीलकमल प्लास्टिक जो होता है डिफेंडेंट होता है, ठीक है। धनपत सेठ ने प्लास्टिक का किल्टा बनाया होता है, ठीक है। किल्टा का मतलब आपको पता होगा, आसाम में जो चाय पत्ती रखते हैं ना पीछे, ठीक है, वो लटका के, जिसमें तोड़ तोड़ के बागान से पीछे रखते हैं, उसको किल्टा बोला जाता है, ठीक है। तो वो नीलकमल धनपत सेठ जो है वो किल्टा बनाता है, ठीक है, प्लास्टिक का, और बहुत बिकता है। पहले लकड़ी का बनता था तो उससे लोगों को चुभता था, तो प्लास्टिक का थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो उन्होंने बनाया। उसको देख के नीलकमल भी अपना किल्टा बनाना शुरू कर दिया। तो धनपत सेठ गया कोर्ट में बोलता है कि प्रोहिबिटरी इंजंक्शन दीजिए नीलकमल के खिलाफ, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा क्यों, तो बोलता है कि मैंने किल्टा का जो है ये पेटेंट लिया हुआ है, ठीक है। डिफेंडेंट को बोलने का मौका मिला नीलकमल को, तो नीलकमल ने कहा कि सर ये जो बात बोल रहा है कि मैंने पेटेंट लिया था, पेटेंट लेना अलग चीज़ है, ठीक है, और कोई एग्जिस्टेड इन्वेंशन का अगर आपने कॉपी करके पेटेंट लिया तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। और जो धनपत सेठ बोल रहा है ये पहले से किल्टा मौजूद है, ये नहीं है कि धनपत सेठ ने वो किल्टा बनाया, इससे पहले वो किल्टा एग्जिस्टेड था,
ठीक है। हाँ, वो लकड़ी में बाम्बू का लकड़ी था, उससे बनता था, ठीक है। ये प्लास्टिक में उसको कवर किया, ठीक है, उसको चेंज किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको पेटेंट मिला है, ठीक है। तो धनपत सेठ ने बोला कि नहीं, मुझे पेटेंट मिला है और मैंने इस पे काम किया था। तो कोर्ट ने कहा कि आपको पेटेंट जो मिला है वो अपने आप में ही गलत है। क्यों? क्योंकि पेटेंट कब मिलता है? जब नोवेल हो कुछ, आपने एग्जिस्टेड प्रोडक्ट के मटेरियल में चेंज कर दिया और आपने पेटेंट लिया। एक तो पेटेंट आपका गलत है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको जब पेटेंट ही गलत मिला है तो सामने वाले के खिलाफ आप प्रोहिबिटरी इंजंक्शन कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो कोर्ट ने नीलकमल के फेवर में फैसला सुनाते हुए धनपत सेठ का जो पेटेंट मिला था उसको कैंसिल कर दिया और नीलकमल के फेवर में केस आ गया, ठीक है। जाते जाते कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानना चाहिए पेटेंट से रिलेटेड। पेटेंट जो है किसी भी इन्वेंशन के लिए 20 साल के लिए मिलता है, मतलब वैलिडिटी कितना होता है? 20 साल। अगर मुझे 20 साल के लिए किसी पर्टिकुलर इन्वेंशन के लिए पेटेंट मिलता है तो उसके बाद जो वैलिडिटी ख़त्म होती है उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। एग्जाम्पल फॉर, मैंने कोई मेडिसिन बनाया जिससे किसी का बीमारी तुरंत ठीक हो जाता है, ठीक है। इसके लिए मुझे 20 साल का पेटेंट मिला। अब मुझे जो पेटेंट मिला, मैंने उस दवा का जो है इन्वेंशन किया, तो उस समय पे मैं वो दवा बहुत महंगे में बेचूंगा, अच्छे से बेचूंगा, बहुत कमाऊंगा, राइट। जैसे ही मेरा 20 साल पेटेंट का ख़त्म हो गया, वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तो जैसे ही पब्लिक डोमेन में आएगा तो सभी को पता चल जाएगा कि ये मेडिसिन बना कैसे था, क्योंकि मैंने पूरा डिस्क्लोज किया था एप्लीकेशन में, बराबर। तो अब वो दवा कोई भी बना सकता है। तो आप लोगों को पता होगा, अभी जो जेनेरिक मेडिसिन मिलता है वो जेनेरिक मेडिसिन उसी मेडिसिन का बनता है जिसका पेटेंट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसीलिए जेनेरिक मेडिसिन सस्ता होता है। अगर मैंने कोई मेडिसिन बनाया तो मैं महंगे में बेचूंगा क्योंकि मैंने बहुत दिमाग लगाया था। अब मैं वो पब्लिक डोमेन में अगर वो गया और हर आदमी वो बना सकता है, अब तो हर आदमी बनाएगा तो सस्ता हो जाएगा फिर। तो यही बात है जेनेरिक मेडिसिन के पीछे का, ठीक है। कि जो भी मेडिसिन जो कोई इन्वेंटर इन्वेंट करता है, बनाता है और उसका पेटेंट लेता है, तो जैसे ही उसका 20 साल ख़त्म होता है वो पब्लिक डोमेन में आया, अब वो कोई भी बना सकता है। तो कोई भी बनाएगा तो फिर वो सस्ता हो जाता है, सस्ता हुआ तो वो जेनेरिक हो गया। जेनेरिक मेडिसिन सेम होता है जो ओरिजिनल होता है, ठीक है। तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन में कम पावर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ओरिजिनल दवा होता है उसी का पेटेंट ख़त्म होने के बाद, पब्लिक डोमेन में आने के बाद, जब वो मैन्युफैक्चर करता है कोई और कंपनी, तो वो जेनेरिक कहलाता है और वो सस्ते में मिलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है पेटेंट इन एडिशन। पेटेंट इन एडिशन क्या होता है? तो जब हम पेटेंट लेने जाते हैं किसी पर्टिकुलर इन्वेंशन के लिए, तो हर बार मुझे उसका पेटेंट नहीं मिलता, ठीक है। कई बार कुछ त्रुटियां होती है, कई बार कुछ गलत होते हैं, कई बार हमारे इन्वेंटिव स्टेप्स जो होते हैं वो करेक्ट नहीं होते हैं, तो मुझे उसका पेटेंट नहीं मिलता। तो अथॉरिटी बोलता है कि भाई आप इसमें कुछ चेंजेस कर लो तो मैं आपको पेटेंट ग्रांट कर सकता हूँ। जैसे मेरे इन्वेंटिव स्टेप्स थोड़े गलत थे तो अथॉरिटी ने सजेस्ट किया कि आप इस हिसाब से नहीं, आप उस हिसाब से करें तो आपको मिल सकता है। तो मुझे ओरिजिनल पेटेंट ना मिलके उसी में मॉडिफाई करके जब मुझे पेटेंट मिलता है तो उसको बोला जाता है पेटेंट इन एडिशन, ठीक है। तो यही मेजर पॉइंट बाकी थे तो मैंने आपको बता दी। उम्मीद है आप लोगों को पेटेंट पूरा समझाने में मैं सफल रहा हूँ। अगर ऐसा है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।